नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, देर शाम तक प्रयागराज पहुंचेगा असद का शव। प्रयागराज में सुपुर्द खाक होगा असद। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा असद को, लेकिन जनाजे में शामिल नहीं होगा अतीक अहमद। दरअसल अंबेडकर जयंती की वजह से कोर्ट बंद है, जिसके बाद परमिशन नहीं मिली, इजाजत नहीं मिल पाई अतीक अहमद को अपने बेटे असद अहमद के मिट्टी में शामिल होने की। हालांकि कल जब अतीक अहमद को असद के एनकाउंटर की जानकारी मिली तो फूट फूट कर रोया और उसने ये इच्छा जताई थी कि उसे असद की मिट्टी में जाने दिया जाए। हालांकि कोर्ट बंद होने की वजह से इजाजत नहीं मिल पाई है। 3 डॉक्टर्स ने रात 2 बजे तक पोस्टमार्टम किया असद और गुलाम का। झांसी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कराया गया था। शव लेने अस्पताल अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि असद के नाना को सौंपा जा सकता है शव। गुलाम के परिवार ने पहले ही इनकार कर दिया था कि वो गुलाम का शव लेने नहीं आएंगे। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, तभी से गुलाम के परिवार ने उससे किनारा कर लिया था। फिलहाल प्रयागराज में सुपुर्द खाक होगा असद। परिवार से हालांकि कौन आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद अशरफ जेल में है, शाइस्ता फरार है, बहनोई जेल में है, और ऐसे में आखिर असद का शव लेने कौन पहुंचेगा। आज सुपुर्द खाक होगा अतीक अहमद का बेटा असद। दरअसल गुरुवार को यूपी एसटीएफ ने एक मुठभेड़ में असद और अतीक गैंग के शूटर गुलाम मोहम्मद को भी मार गिराया था। असद का भी एनकाउंटर कल किया गया था। यूपी के झांसी में ये एनकाउंटर किया गया। तो बेटा खत्म हो चुका है। खौफनाक कहानी ये पूरी रही, लेकिन खौफ भी दफन हो जाएगा। प्रयागराज में दफनाया जाएगा असद को। कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक होगा अतीक अहमद का बेटा असद। इसी कब्रिस्तान में अतीक अहमद के पिता को भी दफन किया गया था। असद के शव को भी अपने दादा की कब्र के पास दफनाया जाएगा। असद ने पुलिस वालों पर दरअसल फायरिंग की थी। असद को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई, एफआईआर में स्पष्ट कहा भी गया है, लेकिन जब क्रॉस फायरिंग हुई उसके बाद यूपी एसटीएफ ने असद और गुलाम को ढेर कर दिया। फिलहाल कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा असद अहमद को। गुलाम के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि उसके परिवार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि गुलाम से उसका कोई संबंध नहीं है। हमारे साथ सहयोगी अभिनव पांडे जुड़ गए हैं। अभिनव, देखिए, एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि असद का शव लेने के लिए कौन पहुंचता है, क्योंकि झांसी मेडिकल कॉलेज में कहा जा रहा है कि उसके नाना जो है वो उसका शव लेने के लिए पहुंचेंगे। दूसरी तरफ गुलाम के परिवार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि उनका गुलाम से कोई संबंध नहीं है और कोई भी शव लेने के लिए नहीं आएगा। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि असद को लेकर जो जिस तरह की यहाँ पर जो है रणनीति चल रही थी, और जिस तरह से जो है असद को लेकर बाकायदे जो उसकी बॉडी है उसको लेने के लिए उसके नाना और उसकी मौसे के बाद पहले चल रही थी, ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि वहाँ पर कोई आधिकारिक अभी सूचना नहीं मिली कि कौन पहुँचा हुआ है। दूसरी तरफ है सुपुर्द खाक, उसको इलाहाबाद में ही जहाँ पर उसके दादा के शव को दफनाया गया है, वहीं पर बगल में उसी कब्रिस्तान में ही दफनाया जाएगा। लेकिन
सबसे बड़ी वजह ये थी कि अतीक अहमद खुद चाहता था कि वो अपने बेटे के इस अंतिम यात्रा में वो शामिल हो सके और कोर्ट से उसको बाकायदे परमिशन मिल पाए। लेकिन चूंकि आज छुट्टी के होने के नाते जो है वो भी उससे जो है छिन गया कि वो एक अपने बेटे के अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हो सकता, उसको देख नहीं सकता, अंतिम बार उसको देख भी नहीं सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से अतीक अहमद के बेटे ने असद ने जिस तरह से आतंक किया था और आपने देखा कि बाकायदे इलाहाबाद में उमेश पाल की उसने दौड़ा कर हत्या की थी। हालांकि मैं बताया जब इसकी जानकारी जब अतीक अहमद को दी गई थी तो उसने उसी समय कहा था, क्योंकि जब वीडियो उसको साबरमती जेल में दिखाया गया कि देखो तुम्हारे बेटे ने इस तरह से हत्या की है, तभी उसने कहा था कि पूरे परिवार को इसने बर्बाद कर दिया, क्योंकि मंशा ये थी कि जब हत्या होगी उस समय वो गाड़ी में बैठा रहेगा और गाड़ी से ही वॉच करता रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। बाहर उसको लेकिन वो तैश में आ गया और उसने निकल के बाहर फायरिंग कर दी और बाकायदे सीसीटीवी कैमरे फुटेज में वो आ गए। एक दहशत बनाने की कोशिश उसने ज़रूर असद ने की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। थोड़ी देर पहले हमने ब्रजेश पाठक से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात की थी। उन्होंने कहा कि शायद वो भूल गए कि ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें जो जीरो टॉलरेंस की नीति है और अपराधी कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसको बचा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ हमने असीम अरोड़ा से बात की थी, जो कि ATS के चीफ रहे हैं, SPG भी रहे हैं, कई एनकाउंटर उन्होंने किया है, पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे हैं कानपुर के और उसके बाद मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो है इसको मैं पहले से जब इसने चांद बाबा की हत्या की थी उसके बाद से भी मैं देख रहा था, इसको वॉच कर रहा था कि ये लगातार जो है आपराधिक किस तरह से रहा। कई बार इसको हम लोगों ने भी धर पकड़ा था, कई बार इस पर जो है शिकंजा कसा था, लेकिन सरकारी ऐसे थे, सरकारें ये थी कि हम लोगों के हाथ जो है वो बंध जाते थे, हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। आपको शायद एक वाकया याद होगा कि जब मुख्तार अंसारी पर जब केस हुआ था, जब मुख्तार अंसारी बाकायदे जीप पर बैठकर खुलेआम बंदूक को लहराता हुआ वो मऊ नाथ भंजन में घूम रहा था और उस समय जो है शैलेंद्र सिंह जो STF के चीफ हुआ करते थे, उन्होंने बाकायदे AK-47 पकड़ी थी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, लेकिन अतीक अहमद को छोड़ दिया गया और शैलेंद्र सिंह को इतना टॉर्चर किया गया, जो कि डिप्टी SP थे, वो इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि उसको अंततः इस्तीफा दे देना पड़ा सरकार से, अपने पुलिस की नौकरी से। तो वो एक इस तरह की भी सरकारें रही हैं जिसका कि जिक्र असीम अरोड़ा भी कर रहे हैं और उसका जिक्र जो है ब्रजेश पाठक ने भी कहा है कि अब सरकार बदल चुकी है, अब उत्तर प्रदेश में सुशासन का पूरा राज्य होगा और किसी भी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अभिनव, एक चीज और निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि एजेंसियां लगातार इनपुट्स जो हैं वो ले रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन एनकाउंटर सरेंडर कर सकती हैं, क्योंकि बेटे असद के सुपुर्दे खाक पे वो पहुंचना चाहती है। एक तरफ ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि जो रोकेंगे आपको। एक बड़ी खबर आ रही है, अतीक से कनेक्शन रखने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अतीक के करीबियों के घर पर पुलिस छापेमारी कर रही है। फतेहपुर में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। बड़ी खबर, अतीक से कनेक्शन रखने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। फतेहपुर में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। अतीक के करीबियों के घर पर भी पुलिस ने छापेमारी की है। हमारे साथ सहयोगी पवन जुड़ रहे हैं। पवन, अतीक के करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है अब यूपी पुलिस की ओर से। फतेहपुर में बीती रात पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के अनुसार पर अतीक के करीबियों के घरों में पुलिस ने छापेमारी की है। जहां पर छापेमारी की है उनके घरों में पहले से ही ताले लटक रहे हैं और कोई भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। जी पवन, कहां पर छापेमारी की गई है, इस बारे में कोई जानकारी? कौन कौन से रिश्तेदार हैं? भाई, अच्छा, आपने कहा था कि आप बॉडी नहीं रिसीव करेंगे, क्या अभी उनकी बॉडी वहाँ से रिसीव की जाएगी कि नहीं? गलत काम करके हमारे पास गलत काम नहीं करना। हम नहीं, जैसे अभी उन्होंने बताया कि पेंसिल भी नहीं पता चल रहा है कि उनकी पत्नी जो है वो जा रही है बॉडी को रिसीव। हाँ, उसकी पत्नी हक है ना, हम उनको मना भी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी पत्नी है।
वो हमसे अलग भी हैं, वो ले आ सकती हैं तो हम उनको रोक भी नहीं सकते, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम नहीं लेंगे। तो आप लोग को इसके बारे में कोई भनक थी, कभी भी भनक लगी ऐसा कि वो लोगों से मिलता है? नहीं नहीं, ये हम बाहर निकलते थे कभी नहीं, बस इतना कि दरवाजा के पास कोई आया खड़ा हुआ बोल लिया, जैसे उस दिन मीडिया वाले सब दरवाजे के पास बोले हैं, बस वही से ही बोल लेते थे। कभी हम बाहर निकलते नहीं कि हम बाहर की खबर लें, और ना ऐसा था, बीच से बहकाया गया है, चाहे जी बहकाए हो, किसको कर सकते हैं, नाम भी नहीं ले सकते कि कौन बहकाया कौन ले गया इसको, लेकिन कोई न कोई इसको बहका ले गया, बहुत बुरी तरह से बहका के ले गए। उसकी ज़िंदगी के साथ खेल खेल दिया और हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। जी मैं बिल्कुल समझता हूँ कि मदर भी हमारे साथ। एक बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद को लेकर एक बड़ी खबर। अतीक अहमद से अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पर पूछताछ की जाएगी। धूमनगंज थाने में अतीक और अशरफ से पूछताछ की जाएगी। अतीक अहमद का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। अतीक और अशरफ से अलग अलग पूछताछ की जाएंगी। अबू सलीम ने असद को छिपाने में मदद की थी, ये कहा जा रहा है। अतीक के आईएसआई कनेक्शंस की बात भी सामने आ रही है। अतीक अहमद को लेकर बड़ी खबर। अतीक अहमद के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पर पूछताछ चल रही है। धूमनगंज थाने में अतीक और अशरफ से पूछताछ चल रही है। अतीक और अशरफ से अलग अलग ये पूछताछ की जा रही है। अबू सलीम ने असद को छिपाने में मदद की थी, ये कहा जा रहा है। अतीक के आईएसआई कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अतीक अहमद से एटीएस पूछताछ करेगी। विदेशी हथियार आखिर कहां से आए? हमारे साथ सहयोगी अली सरर जुड़ रहे हैं। अली, देखिए अब इस पूरे मामले में एक और एंगल आ गया है। अतीक अहमद का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन आ रहा है सामने और सीधा नाम जोड़ रहा है अबू सलीम से। विदेशी हथियार हो या फिर आईएसआई कनेक्शन, ये तमाम मामले अब और पेचीदा होते जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल चारुल, मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन कहलाए जाने वाले अबू सलीम से संबंध निकल के सामने आ रहे हैं। ये सूत्रों के वाले से बड़ी खबर है और ये भी खबर आ रही है कि दिल्ली के एक बड़े नेता और अबू सलीम से मदद मांगी थी असद ने कि उनके बेटी की जान बख्शी जाए, कुछ ऐसा किया जाए, और छुपाने में असद को बड़ी भूमिका भी निभाई थी अबू सलीम ने। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या एसटीएफ यूपी इसको असद वाले पूरे मामले में, छुपाने वाले मामले में, क्या अबू सलीम से पूछताछ के लिए उसको उत्तर प्रदेश लाएगी? और दूसरी बात ये बड़ी निकल के आ रही है सामने, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अतीक के गुर्गों पर आधुनिक हथियार, जो विदेशी हथियार है वो हैं, उसके लिए लगातार छापेमारी जारी है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से बड़े गैंगस्टर और बड़े अंडरवर्ल्ड किंग कहलाए जाने वाले अबू सलीम से संबंध निकल कर आ रहे हैं, तो बड़ी भूमिका भी मानी जा रही है और उसके लिए जांच की कमेटी भी बनाई गई है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अली। अभिनव हमारे साथ बने हुए हैं। अभिनव, देखिए अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आ गया है और अब ये भी कहा जा रहा है कि अतीक अहमद को पंजाब भी लेकर जाया जा सकता है, क्योंकि लगातार बॉर्डर पर जो हथियार गिराए जा रहे थे, ये भी कहा जा रहा है कि उन हथियारों को अतीक अहमद तक लेकर जाया जाता था और इसीलिए विदेशी हथियार उसके पास थे। पाकिस्तानी कनेक्शन उसका निकलकर सामने आ रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन से भी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। देखिए बिल्कुल, मैंने कि पहले भी बताया कि जैसा कि सोर्स बता रहे हैं कि अतीक अहमद के बाद जो कल जब पूछताछ हुई थी, जब कल जो है बाकायदे आज सुबह जब पूछताछ हुई है, जो 4 दिन की रिमांड पे है, उसमें उन्होंने उससे पूछा गया कि आखिर तुम्हारे पास विदेशी हथियार कहाँ से बरामद हुए, तुम्हारे बेटे के पास विदेशी हथियार थे, वो विदेशी हथियार कहाँ से आए, ये तमाम बातें जो है जब उससे कड़ी पूछताछ की गई तो उसने साफ तौर से कहा कि ये विदेशी हथियार बाहर से मंगाए जाते थे, पंजाब से मंगाए जाते थे और पंजाब में बाकायदे पाकिस्तान से ये हथियार आते थे। आईएसआई से पूरा हाथ होने के लगातार सबूत मिलते हुए जा रहे हैं। इसके अलावा यही नहीं बल्कि उसके बाद अगर आप देखिए तो अशरफ के पास जो हथियार बरामद थे वो अमेरिकन पिस्टल थी, एक वो बरामद हुई थी, उसको लेकर तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर सोर्स बता रहे हैं। अब चूंकि 4 दिन की कुल मिलाकर कहा जा सकता है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, पूछताछ आगे बढ़ेगी, कई और अहम खुलासे होंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। भीमराव अंबेडकर जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, सीधा ले चलते हैं आपको। स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा साहब की स्मृतियों को
आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इन शिक्षाओं को वास्तव में हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर वंचित, हर दमित, हर शोषित व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य ईमानदारी से किसी ने किया तो वह नाम है प्रधानमंत्री मोदी। मोदी जी ने हर एक तबके तक इन योजनाओं को पहुंचाने का काम किया, बिना भेदभाव के पहुंचाने का काम किया। आज जब गरीब को, पिछले भारत अकेला देश है जिस देश में 80 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव के फ्री में राशन देने का कार्य सरकार कर रही है। करोड़ों लोगों को सिर ढकने के लिए आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। 10 करोड़ से अधिक गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 4 करोड़ से अधिक गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 8 करोड़ से अधिक गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 50 करोड़ गरीब देश के अंदर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ ले रहे हैं और करोड़ों लोगों को जिस जमीन पर उनकी झोपड़ी है, उनका मकान है, उसका मालिकाना अधिकार देने का काम भी पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये वास्तव में मानवता की सेवा का कार्य है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब तक पहुंच जाए। तो सरकार की योजना का लाभ गरीबों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश में बेकाबू हो रहा है कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,109 नए मामले सामने आ गए हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बेकाबू होता नजर आ रहा है। संक्रमण दर 5% के पार पहुंच गया है। एक्टिव केसेस की संख्या 50,000 के पार पहुंच चुकी है। 24 घंटे में 11,109 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से बेकाबू होने लगी है। 24 घंटे में कोरोना के 11,109 नए मामले सामने आ चुके हैं। एक बार फिर से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो डराने लगे हैं। कई जगह पर कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। कई जगह पर मास्क कंपलसरी कर दिए गए हैं। सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की हिदायत सभी को दे दी गई है, क्योंकि कोरोना संक्रमण बेकाबू होता नजर आ रहा है। कोरोना के आंकड़े अब डराने लगे हैं। देखिए, कोरोना में अगर हम बात कर लें, महाराष्ट्र में 5,700 केसेस आ गए हैं। केरल में 17,496 मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात में 2,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। कर्नाटक में 1,714, तमिलनाडु में 2,684, आंध्र प्रदेश में 240, उत्तर प्रदेश में 2,094, पश्चिम बंगाल में 418, दिल्ली में 3,962, ओडिशा में 1,249, राजस्थान में 1,474, छत्तीसगढ़ में 1,260। तो मामले हर जगह बढ़ने लगे हैं और ऐसे में सबसे अहम चीज है कि सभी को यह हिदायत दी जा रही है कि जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। हमारे साथ सहयोगी मनीषा जुड़ रही हैं। मनीषा, देखिए, कोरोना के आंकड़े अब डराने लगे हैं और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की बात हो, दिल्ली की बात हो, ये वो राज्य जहां पर पहली और दूसरी वेव में मामले सबसे ज्यादा थे और यहां पर अब मौत का सिलसिला भी शुरू हो गया है, यानी एक डरावनी रफ्तार कोरोना की। बिल्कुल चारुल, बिल्कुल सही बोल रही है। कोरोना अब डरा रहा है। पूरे देश में कोरोना के एक्टिव मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। कल हमने देखा था 24 घंटे में 10,000 नए मामले थे। अभी वो आंकड़ा बढ़कर 11,000 हो गया, यानी कि 1,000 और बढ़ोतरी आई है और कोरोना के मामलों में। और इस पर देखिए, जो सरकार है
उनकी तरफ से नई नई एडवाइजरी लाई जा रही है। कल मैंने बताया था जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा था कि जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उस पर जो है दिल्ली सरकार की नजर है और दिल्ली सरकार कई तरीके की गाइडलाइन भी जारी कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो नए मामले हैं डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलाज प्रॉपर तरीके से हो रहा है और साथ ही बच्चों में इसका कोई लक्षण नहीं देखा गया है और किसी भी तरीके की सीरियसनेस अभी तक नहीं देखी गई है। तो घबराइए नहीं, सबका हमारे पास इलाज है तो हम इलाज पर भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हाँ सावधानी बरतने की जरूरत है। और साथ ही देखिए जो शिक्षा मंत्री है आतिशी, उन्होंने भी इस पर बोला है कि जल्द ही स्कूलों में नई एडवाइजरी जारी की जाएगी कि स्कूलों में। बिल्कुल मनीषा, आप बने रहिए। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए तमाम तरह की गाइडलाइंस दी गई हैं, जैसे शादी ब्याह हो या हॉस्पिटल में जो पहले की तरह थर्मल स्कैनिंग, और स्कूल कॉलेजों में कहा गया है कि अगर जिन बच्चों को बुखार है या तबीयत खराब है तो ऐसे बच्चे स्कूल ना आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यानी कि जिस तरह से लखनऊ में भी आप देखिए 60 से 70 मरीज लगातार कोरोना के मिल रहे हैं, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1700 से अधिक मरीज इस समय एक्टिव केसेज हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है केशव मौर्य ने भी सभी से अपील की है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उसी तरह करें जैसा कि सन 2020 में और 21 में हम लोगों ने देखा था, यानी कि पूरी सुरक्षा के साथ। और ये आम आदमी की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखे। सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है शादी विवाह को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर, और जो ऑफिसेज हैं उसको लेकर, स्कूल कॉलेजों में लेकर, बाजारों में लेकर, कि सभी लोग मास्क का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इसके अलावा अगर कहा जाए अस्पतालों में बेडों की व्यवस्था भी करी गई है। जो आकस्मिक मिल जाएंगे तो अभी जितने भी मरीज मिले हैं वो अभी होम आइसोलेशन में है, हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के पर्याप्त और पुख्ता इंतजाम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किए हुए। बिल्कुल मनीषा, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, अगर हम राजधानी दिल्ली की बात कर लें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर जॉब के लिए आते हैं, यानी जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा है। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते भी हैं। पहली और दूसरी वेव में हमने देखा था कि काफी संख्या में जो कोरोना का संक्रमण है वो देखने को मिला था। फिलहाल अगर हम पब्लिक प्लेस की बात कर लें तो पब्लिक प्लेस को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? आपने स्कूलों का जिक्र किया, तो क्या पब्लिक प्लेसेस को लेकर, मेट्रो को, रेलवे स्टेशन को लेकर कुछ गाइडलाइंस, मार्केट्स को लेकर? हाँ देखिए, लगातार तो यही बोला जा रहा है कि आप लोग सावधानी बरतें, मास्क की जो है मास्क का इस्तेमाल करें। जैसे मेट्रो में काफी ज्यादा भीड़ होती है तो मेट्रो में कहा गया है कि मास्क का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए, और एक जगह पर जो गैदरिंग है लोगों की वो 50 से ज्यादा ना हो। एक जगह 5 लोग, जैसे ऑफिस में लोग एक साथ बैठते हैं तो 5 लोग एक साथ ना बैठे, और गैदरिंग से थोड़ा बचे, और ध्यान रखें हर चीज का, जो अपनी हाइजीन होती है उसका ध्यान रखें, सेल्फ हाइजीन का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखिए, दिन में बार बार हाथ धोइए नियमित तौर पर, और जब खांसी और यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक बार फिर से जो कोविड गाइडलाइंस जारी की गई थी उन्हीं का पालन करने का आदेश दिया गया। बहुत शुक्रिया मनीषा इस तमाम जानकारी के लिए। नीरज, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।